हेलो फ्रेंड्स, आज हम एलेगी रिटन इन ए कंट्री चंच यार्ड का डिटेल समरी करने वाले हैं। एलेगी का मतलब होता है जो कि शोक के रूप में लिखी गई कविता। तो हमारे पास पहले ये लाइन है कि यह जो कविता है वह थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है। एलेगी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड। थॉमस ग्रे द्वारा लिखित एलेगी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड एक रिफ्लेक्टिव यानी चिंतनशील, मेडिटेटिव यानी ध्यानपूर्ण कविता है जो ग्रामीण आम लोगों के जीवन की शांत गरिमा और समय के अपरिहार्य बीतने पर विचार करती है। अब हम इसके ब्रेक डाउन करेंगे, यानी इसके जो एलिमेंट्स हैं उसके बारे में और विस्तार से जानेंगे। पहला है सेटिंग और एटमॉस्फेयर, यानी कविता कहाँ सेट की गई है और वातावरण कैसा है। तो ग्रामीण चर्चयार्ड, रूरल चर्चयार्ड यानी ग्रामीण चर्चयार्ड। कविता ट्विलाइट के समय यानी गोधूली के समय एक शांत ग्रामीण चर्चयार्ड में सेट की गई है। ग्रे इस शांत एकांत सेटिंग का उपयोग जीवन के लिए एक सूक्ष्म जगत के रूप में करते हैं, एक ऐसी जगह जहां आम लोगों के सांसारिक लेकिन गहन इतिहास को सार्वजनिक चकाचौंध से दूर रखा जाता है। फिर दूसरा है मूड एंड इमेजरी, यानी कि मूड और कल्पना। शाम की कल्पना, यहाँ पे जो कल्पना की जा रही है वो शाम की है। कोमल धुंध और प्रकृति की मधुर आवाज़ें शांत लेकिन उदासी का माहौल बनाती है। यह शांत पृष्ठभूमि नश्वरता और मानव जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति पर ध्यान लगाने के लिए मंच तैयार करती है। फिर आता है थीम ऑफ मोर्टैलिटी एंड यूनिवर्सैलिटी, यानी नश्वरता और सार्वभौमिकता के विषय। पहला है इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है अनिवार्यता, यानी मृत्यु की अनिवार्यता। ग्रे हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु महान तुल्यकारक है। चाहे कोई प्रसिद्ध कुलीन हो या विनम्र मजदूर, सभी का जीवन एक ही तरह से समाप्त होता है। चर्च यार्ड इस सार्वभौमिकता का प्रतीक बन जाता है, जहां हर इंसान की उपलब्धियां और असफलताएं अंततः मौन में विलीन हो जाती है। फिर आता है द इफीमेरल नेचर ऑफ फ्रेम, यानी इफीमेरल का मतलब होता है क्षणभंगुर, जो क्षणिक होता है, कुछ ही समय के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता है। तो कवि की प्रतिष्ठा और सार्वजनिक प्रशंसा की क्षणभंगुर प्रकृति पर विचार करता है, जबकि महान और शक्तिशाली लोगों के कार्यों को अक्सर इतिहास में दर्ज किया जाता है। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते भी हैं, बहुत सारे राजा हुए, महाराजा हुए, उनकी उपलब्धियां क्या थी अभी भी पढ़ते हैं। और लेकिन यहाँ पे कवि एक दूसरे दृष्टिकोण से इसे देख रहे हैं। कई जीवन हालांकि अनुभव में समान रूप से समृद्ध अनसुने रह जाते हैं, यानी कवि यहाँ पे एक लाइन खींच रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का इतिहास पढ़ाया जाता है, बहुत सारे लोगों का जीवन हालांकि समृद्ध होता है, लेकिन वो जो है अनसुने रह जाते हैं, सबको पता नहीं चल पाते हैं। ग्रे सुझाव देते हैं कि जीवन का सही माप जीवन में अर्जित की गई प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि मृत्यु में भी बनाए रखी गई शांत गरिमा है। फिर तीसरा है रिफ्लेक्शन ऑन द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल, यानी आम लोगों के जीवन पर चिंतन। पहला है हिडन ग्रेटनेस, यानी छिपी हुई महानता। पूरी कविता में ग्रे प्रत्येक व्यक्ति की अव्यक्त क्षमता पर अटकलें लगाते हैं। चर्च यार्ड में कई कब्रें ऐसे लोगों की है जिनके पास असाधारण प्रतिभाएं या महत्वाकांक्षाएं हो सकती थी, फिर भी उनकी प्रतिभा को उनके सामाजिक स्तर या परिस्थिति के कारण जीवन में नहीं पहचाना गया। फिर बात करते हैं सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, विनम्रता का उत्सव। उनकी अस्पष्टता के बावजूद इन जीवन को एक निश्चित कुलीनता के साथ प्रस्तुत किया गया है। ग्रामीण गरीबों के विनम्र और अक्सर अलिखित अस्तित्व को अभिजात वर्ग के लोगों की तरह स्वाभाविक रूप से गरिमामय के रूप में चित्रित किया गया है। उनके संघर्ष, श्रम और सरल गुणों को इस तरह से गरिमामय बनाया गया है कि वे सफलता के पारंपरिक मानदंडों से परे हैं। फिर 4 नंबर में आता है
स्ट्रक्चर एंड पोएटिक टेक्निक यानी संरचना और काव्य तकनीक। रेगुलर फॉर्म एंड रिदम यानी नियमित रूप और लय। कविता को कई छंदों में रचा गया है जो काम को एक मापा हुआ लगभग भजन जैसा गुण प्रदान करते हैं। यह नियमित संरचना मृत्यु की ओर स्थिर अपरिहार्य प्रगति को दर्शाती है। एक लय जो कविता के ध्यान पर्ण स्वर को रेखांकित करती है। फिर आता है लिरिकल लैंग्वेज एंड रिच मेटाफोर यानी गीतात्मक भाषा और समृद्ध रूपक। ग्रे की भाषा सुरुचिपूर्ण और विचारोत्तेजक दोनों है। रूपक का उनका उपयोग दिन की फीकी पड़ती रोशनी की तुलना मृतकों के कम होते जीवन से करना। कविता के विषयों के साथ पाठक के भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करने का काम करता है। पत्तियों की सरसराहट से लेकर कब्रों की शांति तक हर छवि जीवन और हानि पर एक बड़े चिंतन में योगदान देती है। फिर आता है फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन एंड फाइनल मेडिटेशन यानी दार्शनिक चिंतन और अंतिम चिंतन। मेमेंटो मोरी अपने मूल में शोक गीत एक मेमेंटो मोरी है जो हमारी अपनी नश्वरता की याद दिलाता है। ग्रे का चिंतनशील लहजा पाठकों को एक अपरिहार्य अंत के संदर्भ में अपने जीवन पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह सुझाव देते हुए कि इस सत्य को समझना और स्वीकार करना अधिक प्रामाणिक सार्थक जीवन की ओर ले जा सकता है। फिर आता है द लेजेसी ऑफ एन एनोनिमस एग्जिस्टेंस यानी एक गुमनाम अस्तित्व की विरासत। ग्रे इस बात पर विचार करते हैं कि एक शांत अप्रकाशित जीवन में अभी भी एक गहन विरासत हो सकती है। कविता पाठक को केवल प्रशंसित उपलब्धियों में ही नहीं बल्कि अस्तित्व के रोज़मर्रा के कार्यों में मूल्य खोजने के लिए कहती है जो परिभाषित करते हैं कि हम कौन हैं। फिर आता है सोशल इक्वालिटी इन डेथ यानी मृत्यु में सामाजिक समानता। अंततः शोक गीत खेल के मैदान को समतल करता है। मृत्यु में प्रसिद्ध व्यक्ति और आम आदमी एक ही धूल भरे विश्राम स्थल को साझा करते हैं जो यह सुझाव देता है कि जीवन में किसी की उपलब्धियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मृत्यु सार्वभौमिक विनम्रता और समानता प्रदान करती है। और हम ओवरऑल बात करें तो एलेगी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड मृतकों के लिए एक श्रद्धांजलि से कहीं अधिक है। यह मानव गौरव की क्षणभंगुर प्रकृति और हर जीवन में निहित गरिमा पर एक ध्यान है, चाहे उनकी प्रमुखता कुछ भी हो। ग्रे की कविता नश्वरता की एक गंभीर मान्यता, सामान्य लोगों के अलिखित लेकिन वीर जीवन का जश्न मनाने और शांत ईमानदारी के साथ जिए गए जीवन की मौन सुंदरता की सराहना करने का आह्वान करती है। दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। आप इसके शॉर्ट समरी भी इस चैनल पर देख सकते हैं।